हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी। तो पृष्ठभूमि के बारे में जब हमने डिटेल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस हुए और क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो निर्माण का विचार आया वो 1934 में। 1934 में एम एन रॉय एक लेफ्टिस्ट लीडर थे। सबसे पहले इन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत के लिए भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। ये क्या थे? लेफ्टिस्ट लीडर। यहाँ पे लेफ्टिस्ट लीडर का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, उनकी आलोचना करे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे एक्सप्लेन करे, बताए। ये होता है लेफ्टिस्ट लीडर का काम। इसके बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी 1934 में ही स्वराज पार्टी ने डिमांड किया कि भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा। यानी कि संविधान बनाने वाले जो लोग होंगे वो भारत के होंगे, उनके द्वारा ही बनाया जाएगा। इसके बाद 1935 में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए और यह भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, बाय इंडियंस। इंडियंस के द्वारा बनाया जाना चाहिए। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भी संविधान सभा बनेगी उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो वयस्क लोग हैं संविधान बनाने में अपनी मदद करेंगे, यानी कि वयस्क लोगों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा। ये बात तो इन्होंने कह दी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात यहाँ पे बात कही। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात एक्सेप्ट, मतलब कि कांग्रेस के द्वारा ये बात एक्सेप्ट कर ली गई। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसको जो है कि अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाने लगा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन का यही प्रस्ताव था कि भारत के लिए संविधान बनाया जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड। यानी कि 1940 में ही पाकिस्तान की मांग शुरू हुई थी। 1942 में क्रिप्स आते हैं, कहते हैं भारत के लिए एक संविधान बनाया जाना चाहिए, और मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया कि भारत के लिए नहीं बनाया जाएगा। इसके जो हेड थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स
अब ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर ये जाते हैं वापस, फिर भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं कि इनके लिए इनको तो संविधान अब बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी डिमांड है कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे, आप लोगों के अनुसार नहीं चलेंगे। फिर 1946 में, यानी कि लगभग 4 साल बाद, कैबिनेट मिशन आता है। यहाँ पे इसके कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स होते हैं। तीनों मेंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तीनों मेंबर का नाम है, जैसे आपने पहले देखा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस भी थे। अब ये 3 मेंबर से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, और इनमें से 3 नाम ये रहेगा, एक नाम अलग रहेगा। अगर 3 नाम आपको कंफर्म याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर नाम में कंफ्यूजन है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लो कि अगस्त ऑफर है, अगस्त ऑफर, इसके बाद क्रिप्स मिशन, और इसके बाद कैबिनेट मिशन। अब इन तीनों को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए दे देगा कि तीनों का सही टाइम पीरियड बताइए। अब वहां पे जब इनकी घटनाएं आपको याद रहेंगी कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, याद करने पे तो ये कंफ्यूजन है कि कैसे याद करोगे, कितना याद करोगे। तो जब आप समझ लोगे कि सबसे पहले अगस्त ऑफर आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया भारतीय संविधान बनाने के लिए, इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया, इसमें जो 3 मेंबर थे, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके बाद क्रिप्स मिशन जब आया तो इन्होंने बता दिया कि, सॉरी, कैबिनेट मिशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी। अब कैबिनेट मिशन के क्या क्या पॉइंट्स थे, यानी कि क्या क्या इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो पहला प्रस्ताव इनका ये था कि 10 लाख लोगों पे, 10 लाख पीपल पर एक सीट रिजर्व होगी। यानी कि अगर हम वोट डिवाइड कर रहे हैं कि संविधान सभा में कौन कौन आएगा, तो 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति चुना जाएगा जो संविधान सभा का मेंबर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होगा। 10 लाख लोगों पे एक, किसके द्वारा किया जा रहा है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसने कहा कि 389 मेंबर्स होंगे कुल, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाला गया तो 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 296 ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है डायरेक्ट शासन कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनमें से 296। इसके बाद 296 के बाद 93 प्रिंसली स्टेट, प्रांतीय देशी रियासतों के द्वारा। यानी कि देशी रियासतों से 93। अब इन्होंने तो इतना बता दिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ पे शासन कर रही है वहां से 296 मेंबर्स होंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट से, प्रांतीय शासन, मतलब कि जो जहाँ पे राजा रानी का शासन है, अभी अंग्रेजों का शासन नहीं है, वो शासन तो कर रहे हैं लेकिन वहां पे जो नॉमिनेटेड है वो राजा रानी या फिर कोई और प्रतिनिधि है। अब इन्होंने ये बताया कि जो 296 होंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जो 296 मेंबर्स होंगे, 292 का तो इलेक्शन के द्वारा आएंगे,
इनको कौन चूज करेगा? गवर्नर। गवर्नर जो है कि इसको क्या करेगा? चूज करेगा। लेकिन इसमें जो 4 मेंबर्स होंगे वो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन चार से, यहां से ये क्या होंगे, ये 4 फिक्स है। इन 4 स्टेट से 4 मेंबर आएंगे और यहाँ पे इनको इनके राजा रानी के द्वारा भेजा जाए। अब इन्होंने इतनी बात रख दी। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि 3 कम्युनिटीज बना दी। 3 कम्युनिटी बना दी। अब 3 कम्युनिटी में इन्होंने डिवाइड किया, एक तो सिख, दूसरा मुस्लिम और तीसरा हो गया हिंदू। अब हिंदू में क्या होगा कि ये हिंदू, जो हिंदू रिलीजन होगा, कम्युनिटी होगी, सिख और मुस्लिम को छोड़कर, सिख और मुस्लिम को छोड़कर जितने भी लोग होंगे वो हिंदू कम्युनिटी में आएंगे। अब 3 कम्युनिटी में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अब इनके द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पूरी तरह से ना तो इलेक्टेड थी और ना ही अपॉइंटेड थी। ये पार्सली अपॉइंटेड एंड पार्सली इलेक्टेड थी। यानी कि कुछ लोग क्या होता था, चूज करके आते थे, इलेक्ट करके लोगों के द्वारा, और कुछ लोग जो है कि राजा रानी के द्वारा या गवर्नर के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं जब यहाँ पे चुनाव होता है, 296 सीट्स पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। क्योंकि इलेक्शन तो इन्हीं पे होने वाला था, बाकी तो इन्होंने क्या किया था कि अनाउंस कर दिया था कि 93 जो होंगे कि वो प्रिंसली स्टेट से होंगे। अब इसमें जब चुनाव होता है, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीटें मिली, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 अदर्स थे जो अपने एरिया में चुनाव लड़ रहे थे, वो निर्दलीय कह सकते हैं, वो थे। यहाँ पे देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बढ़ गई, और इस टाइम पे मुस्लिम लीग ये मानती थी कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो हिंदू का पक्ष लेती है। यानी कि ये कहा जाता था कि हिंदुओं की पार्टी है। अब मुस्लिम लीग के 73 हो गए। अब ये क्या कहने लगे कि हम तो माइनॉरिटी हैं। हम क्या है? माइनॉरिटी हैं। और माइनॉरिटी का क्या होगा? माइनॉरिटी है। अब माइनॉरिटी जब ये बन गए तो फिर प्रॉब्लम होने लगी। अब ये बार बार इस चीज को रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, हम इसमें शामिल ही नहीं होंगे, हमारा कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, हम तो फिर दबे कुचले ही रह जाएंगे। जब इतना हो गया, ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो गया। अब देखते हैं कि बनती कैसे है, प्रक्रिया क्या है। प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है संविधान सभा को बनाने के लिए, संविधान सभा को बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, असेंबली की मीटिंग होती है, वो होती है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है 1946 में। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मीटिंग होती है तो अभी तो कुछ चुनाव हुआ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी। तो मीटिंग में जो सबसे ओल्डेस्ट पीपल पीपल थे, मतलब सबसे पुराने जो लोग थे, सच्चिदानंद सिन्हा,
इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। यानी सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग थे उस टाइम पे वहां पे असेंबली में, उनको क्या किया गया कि टेम्परेरी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर इसकी सेकंड मीटिंग होती है। सेकंड मीटिंग, अब इसकी सेकंड मीटिंग होती है इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चुनाव होता है कि कौन क्या पोस्ट लेगा, किसको कौन सा मेंबरशिप देना है। तो इतने के बाद वो क्या होता है कि जब ये होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट हो जाते हैं। उसके बाद बीएन एच सी मुखर्जी को, एच सी मुखर्जी को जो है कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यानी कि इनको अध्यक्ष और इनको उपाध्यक्ष। इसके बाद हमारे तीसरे मेंबर आते हैं बी एन राव। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है। अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, 2 मीटिंग हो गई। दोनों मीटिंग में, एक में तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर जब मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और एस सी मुखर्जी को अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष, और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुन लिया जाता है। इसके बाद फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन लेकर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मेन टारगेट ये था कि हम अगर संविधान सभा बना रहे हैं, हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो संविधान में हमारे क्या क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा और कौन क्या इसमें वर्क करेगा। तो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में क्या क्या कहा गया। तो पहले कहा गया कि ये भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियन। यानी कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इन्होंने बोला कि इस पे किसी तरह का कोई बाहरी प्रभाव या दबाव नहीं रहेगा, ये सोवरजीन होगा, संप्रभु होगा। इसके बाद अब इंडिया जो भी स्टेट इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी बात इसने कहा, इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक बेस पे, यानी कि इन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितने भी लोग पिछड़े हुए हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको क्या होगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और उनकी जरूरतों को ख्याल रखा जाएगा। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, जितने भी व्यूज हैं सबको क्या किया जाएगा, अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद अब इन्होंने इतनी बात कह दी, इन्होंने ये भी बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं,
माइनॉरिटीज, ओबीसीज, एसटीज। अब इन्होंने बताया कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, जनजाति है, इनके लिए क्या होगा, स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे, ताकि ये हमारी जो डेवलपमेंट है इसमें ये इसमें आ सके और इस डेवलपमेंट में इनका कुछ योगदान। अब इनका जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि 22 जनवरी 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने जो जो बातें कही हैं वो सही है और ये अब अपना संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इसके बाद क्या होता है, भारतीय संविधान का फिर बनना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था, इसमें अलग अलग बातें बताई थी। इसके पहले कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, एम.एन. राव ने बताया, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी लोगों ने मिलकर संविधान सभा के निर्माण और भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अपने अपने पक्ष रखे। अब देखते हैं संविधान निर्माण शुरू होता है। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण जो है कि टाइम इसमें लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 month 18 days, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इसको बनाने में। अब 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। ये क्या है कि इसमें संविधान को बनाने के लिए लगभग 11 बार बैठकें हुई, 11 सिटिंग्स, यानी कि जो संविधान सभा थी 11 उसकी बैठकें हुई और उसके बाद इस पे चर्चा होती थी, डिस्कशन अच्छे से किया जाता था। इसके बाद 60 कंट्री, 60 कॉन्स्टिट्यूशन, 60 देशों के संविधान का जब हमने स्टडी किया तब जाकर हमारा भारतीय संविधान बना। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है। यहाँ पे क्या है, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है। इस टाइम पे संविधान पे सिग्नेचर कर दिया जाता है, हस्ताक्षर कर दिया जाता है। हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान जो है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और जब ये तैयार हो जाने के बाद इस पे अब क्या हुआ कि उस टाइम पे इसको क्यों नहीं लागू किया गया। बात यह था कि हमने 1929 में ही 1929 में लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण आजादी की मांग की थी और स्वराज दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और इसीलिए इसको क्या किया गया, 26 नवंबर 1950 का बनकर तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हो गया। लागू हो गया। इसके बाद जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव हुए। आम चुनाव होते होते 1950 51 टू 52 तक ये चुनाव चले। इसमें चुनाव हुआ। अब चुनाव होने के बाद फिर नया संसद बनी। इससे पहले ये जो बीच का ड्यूरेशन है 1950 से 52 तक का, 1950 से 1952 तक का जो ड्यूरेशन है, इसके बीच जो फंक्शन हो रहा था, पार्लियामेंट्री वर्क हो रहा था, वो किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद नई पार्लियामेंट जो है कि हमारी अप्रैल 1952 में
जो संविधान सभा थी उसे भंग कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, और मई 52 में चुनाव हो गया। अब मई 52 में नई पार्लियामेंट हमारी आ गई, और उसके बाद फिर सरकार बन गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब इतनी जब प्रोसेस हो जाती है, इतनी प्रोसेस होने के बाद अब संविधान हमारा बन गया, लागू हो गया, गवर्नमेंट चलने लगी, देश चलाया जाने लगा। अब इसके बाद देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब संविधान बना तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज है, जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या क्या है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि क्या क्या इसमें ऐड किया गया लोगों को ध्यान में रखते हुए, अगर भारतीय संविधान बनाया गया, भारत की सरकार चलाई जाएगी, तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज रहेंगी। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहला पॉइंट ये है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान जो है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कि 22 भाग, यानी कि पार्ट, 8 शेड्यूल, अनुसूचियां, और इसके बाद 395 आर्टिकल्स। अब 395 आर्टिकल्स थे। अब इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन कहीं किसी के संविधान में नहीं है, ये तो उस टाइम पे थे। अब हमारे पास जो है कि 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल, और अप्रॉक्स 450 के पास आर्टिकल्स हैं। लेकिन आज भी हमारे मेन संविधान में, मुख्य संविधान में 395 आर्टिकल्स ही हैं, 395 ही हैं। उन्हीं के कुछ पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे 300A, 42B, ऐसे करके ऐड किया गया है, जिसको लेकर हम 3450 कहते हैं। 12 शेड्यूल, यानी कि ये शेड्यूल कितनी है, 4 ऐड कर दी गई हैं। अब पार्ट जो है कि 25 हुए हैं, लेकिन ये क्या है, जो हमारे 22 पार्ट थे उन्हीं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ABC करके। तब हमारा संविधान क्या है, सबसे लंबा संविधान हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या है। इसके सोर्सेज क्या है, इसका फीचर ये है कि इसके सोर्स अलग अलग है। इसके सोर्स क्या है, अलग अलग होते हैं। एक तो है इंटरनल, और एक है आउटर। ये जो आउट इंटरनल सोर्स का मतलब, जो हम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़े थे, मैक्सिमम चीजें वहां से डायरेक्ट ले गई दिल्ली में, क्योंकि पिछले 15 सालों से हम लगातार उसी पे शासन कर रहे थे, हमारा शासन अच्छे से चल रहा था, इसलिए उस वहीं से अडॉप्ट कर ली गई। अब यहाँ पे आउटर में आके कुछ फॉरेन कंट्रीज, यानी कि हमने जो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, उसमें से जो चीजें हमारे लिए कंफर्टेबल थी, हम अपने देश में लागू कर सकते, तो वो भी डायरेक्टली नहीं लिया गया। उसमें कुछ न कुछ चेंजेस करके अपने जरूरतों के अनुसार उसको बदल करके एडॉप्ट किया गया। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया इसका। तीसरा पॉइंट ये है कि ये फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी कि नम्य और अनम्य दोनों तरह का संविधान है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है, तो 2/3 से जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वोट देंगे, वहां पे कोई रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 368 में कि कैसे हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा। इनफ्लेक्सिबल हम कैसे कह सकते हैं कि यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, प्लस जो हमारे स्टेट हैं, 1/2 स्टेट्स, आधे आधे से ज्यादा स्टेट्स की भी सहमति होनी चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए, तब जाकर वो बिल
पास होगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्या है, ये फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबल भी है, नम्य भी है और अनम्य भी है। अगला हम देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि भारत का जो नागरिक है वो कहीं भी रहे भारत का ही नागरिक होगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप यूपी के नागरिक हो, आप बिहार के हो, आप तमिलनाडु के हो, आप कर्नाटका के हो, आप जम्मू कश्मीर हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी इंसान होगा वो क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप, वो क्या है, ओनली इंडियन। जैसा कि अब ऐसे इसको कैसे समझ सकते हैं अच्छे से, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका से में जो 50 स्टेट्स हैं तो इनकी अलग आइडेंटिटी है, अपने स्टेट की अलग है। जब वो कहीं बाहर जाएंगे तब जाकर उनका क्या होता है, अमेरिकन, अमेरिकन आइडेंटिटी अलग और स्टेट्स की आइडेंटिटी अलग। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि हम क्या है, इंडियन है। अगला है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो अपना वोट दे सकते हैं, अपने वोट के हकदार हैं। 18 ईयर्स प्लस, 18 ईयर्स से ज्यादा क्या है। अब ये 18 ईयर्स कैसे आया, इसके पहले 64 61th अमेंडमेंट 1989 में ये क्या हुआ, चेंज किया गया। और इसमें जो है एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में जो वोट देने की उम्र थी 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई और वो अभी तक चली आ रही है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि 18 साल तक माना जाता है कि जो भी सिटीजन है, आदमी है, वो अपने काम को समझ सकता है, क्या गलत है क्या सही है, उसके क्या अधिकार है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और उस पर किसी तरह का कोई इंटरफियर नहीं हो सकता। अब इसमें 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब इनको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया। और इसमें क्वेश्चन, एक नॉर्मली क्वेश्चन हर मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है इसका रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसकी कस्टोडियन है कि यहाँ पे जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही होगा और संविधान के रूल से ही होगा। इसमें कोई भी गवर्नमेंट अपने मन से कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या मतलब है कि जो भी लोग होंगे, जो भी सरकार होगी, वह लोगों के द्वारा चुनकर आएगी और वो अपने मन का नहीं कर सकती, लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो लोगों की इच्छा के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार, क्या उनके लिए भला है क्या बुरा है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा क्या होती है कि ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा हमारी क्या होती है, परमानेंट अथॉरिटी होती है। यह इसके जो मेंबर होते हैं 1/3 करके हर 2 साल पे मतलब कि रिटायर होते रहते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपका क्या क्या अधिकार है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट अगर आपके किसी चीज को वायलेट कर रही है, किसी अधिकार को वायलेट कर रही है, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी कि गवर्नमेंट को आपके लिए क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। इसके बाद अगर आपको अधिकार दिए गए हैं
गवर्नमेंट के अगर खिलाफ या गवर्नमेंट के फेवर में आप कुछ भी कर सकते हो या अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य, कि आपका कर्तव्य क्या होगा अगर भारत के नागरिक हो, तो आपका क्या कर्तव्य होगा, आपको कैसे अपनी गरिमा को और देश की गरिमा को बचाए रखना है। इसके बाद थ्री टायर गवर्नमेंट है। थ्री टायर गवर्नमेंट का मतलब त्रिस्तरीय सरकार। अब त्रिस्तरीय सरकार में जैसे हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है हमारी पंचायत राज या म्युनिसिपल, पंचायत या फिर म्युनिसिपल। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रूल बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे स्टेट के लिए, और जो पंचायत राज होगी अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब यहाँ पे फिर क्या है कि इमरजेंसी का भी प्रोविजन दिया गया है। इमरजेंसी, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस बताया गया है कि अगर देश पे कुछ खतरा आता है या देश में किसी तरह की क्राइसिस होती है, अगर गवर्नमेंट नहीं है या है भी, तो हम देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए इमरजेंसी केसेस बताए गए हैं। इसके बारे में आर्टिकल 352, 356 और 360 में बताया गया। अच्छे से जब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और इसकी सबसे खूबसूरत बात भारतीय संविधान की, कि इसको सेकुलर, सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलर है, यानी कि जो भारतीय गवर्नमेंट है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेकुलर है। सेकुलर का मतलब हो गया कि इसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, नो रिलीजन। जबकि ये वर्ड भारतीय संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976। भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब ये है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, ये हर रिलीजन को प्रॉपर तरीके से इक्वली ट्रीट करेंगे, और जैसा भी होगा इनकी देखभाल अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया, अब आगे की क्लासेस में हम आगे स्टडी करेंगे। इतने के लिए थैंक यू।